Hello, dear student. First, I would like to introduce myself. I am Kanak, Dr. Kanak Dwivedi from School of Education, BBD University. On behalf of Department of Education, first I would like to welcome you all in this new session of B.Ed program. आपको मैं बताना चाहूँगी कि इस बीएड प्रोग्राम के तहत जो पेपर मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के थ्रू में पढ़ाऊँगी वो है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसके तहत मेरे 2 मॉड्यूल हैं, सेकंड मॉड्यूल एंड थर्ड मॉड्यूल। सेकंड मॉड्यूल जो है वो मेजर फिलोसफिकल फाउंडेशन, मेजर स्कूल ऑफ फिलॉसफी से रिलेटेड होगा, और दूसरा जो थर्ड मॉड्यूल है आपके इंडियन थिंकर्स के ऊपर आधारित है। So today's topic of my lecture would be basically on philosophy, what is philosophy, what are the branches of philosophy and how philosophy is related with education. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिलॉसफी शब्द की। फिलॉसफी शब्द कैसे आया, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, फिलॉसफी को हम क्यों पढ़ रहे हैं हम एजुकेशन में, बीएड में फिलॉसफी का क्या मतलब है, इन सारी बातों को हम समझेंगे। जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत में बेसिक यही है कि फिलॉसफी जो सब्जेक्ट है वो सारी विषयों की जननी है, इसलिए फिलॉसफी को समझना बहुत ज़रूरी होगा। और फिलॉसफी जब वर्ड आ जाता है, फिलॉसफी क्या है, तो हमारा दिमाग बहुत भ्रमित हो जाता है, हमको टेंशन हो जाती है कि ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत टफ है। बट मैं ऐसा आपको समझाने का प्रयास करूँगी जिसके तहत आपको फिलॉसफी जो है वो ईजिली समझ में आए, इससे आप डरे नहीं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी कि फिलॉसफी में हम किस बात के बारे में हम क्या पढ़ते हैं। तो फिलॉसफी में बेसिकली हम चिंतन करते हैं, लॉजिकल एनालिसिस करते हैं किसी विषय वस्तु के बारे में। बेसिकली जब हम किसी तत्व के बारे में जब हम तार्किक विवेचना करेंगे, लॉजिकल एनालिसिस करते हैं किसी वस्तु के बारे में, तो उसको हम दर्शन का नाम देते हैं। अब बात आती है दर्शन। जब दर्शन शब्द बोलते हैं तो दर्शन शब्द जो है उसको हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। मतलब 2 शब्द आते हैं हमारे सामने, एक है दर्शन और दूसरा है फिलॉसफी। फिलॉसफी जब हम कहते हैं वो इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में हम दर्शन कहते हैं। मींस जब वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो वो शब्द निकलता है फिलॉसफी, और जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो दर्शन हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम फिलॉसफी या दर्शन के तहत हम क्या सोचते हैं, क्या चिंतन करते हैं। तो बेसिकली फिलॉसफी क्या है, हमारे जीवन के नज़रिए को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है उसका अपना दृष्टिकोण होता है। तो हर एक व्यक्ति भी की अपनी फिलॉसफी हो सकती है। हर पर्सन जो है वो फिलॉसफर हो सकता है। तो इस तरीके से जब हम बात करेंगे तो उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि फिलॉसफी के जो ब्रांचेस हैं वो बेसिकली मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी को डील करती हैं। उसको हम बाद में स्लाइड के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि फिलॉसफी जो है उसमें बेसिकली हम अपने जीवन के आदर्शों और मूल्यों की बात करते हैं, समाज के आदर्शों और मूल्यों की बात करते हैं। बेसिकली समाज के अंतर्गत जो हमारी संस्कृति है, उसके संस्कृति और सभ्यता, उसके आदर्श और मूल्यों की बात हम फिलॉसफी के थ्रू करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी विषय या किसी भी वस्तु की जब हम तार्किक विवेचना करेंगे तो वो फिलॉसफी कहलाती है। अब बात करते हैं कि दर्शन में हम क्या बेसिकली पढ़ते हैं। दर्शन में बेसिकली हम जीवन और जगत के बारे में पढ़ते हैं। जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ, इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हम दुनिया में कैसे आए,
जन्म और मृत्यु का क्या रहस्य है, और मृत्यु के बाद हम किस लोक में जाते हैं, नरक, स्वर्ग और नरक क्या है, इन सब बातों की चर्चा भी हम दर्शन के तहत ही करते हैं, दर्शन के ब्रांच के तहत ही करते हैं। तो कई लोगों का मानना है कि जीवन और जगत की शुरुआत जो है वो ईश्वर के द्वारा, जो एक रिलीजियस थॉट है उसके तहत बहुत पहले अगर हम सोचेंगे कि बहुत शुरू में कैसे ये संसार बना और इस संसार में कैसे जीव जंतु आए, हम प्राणी कैसे आए, कैसे जीवन का प्रारंभ हुआ, तो जो पहले जो मतलब धार्मिक दृष्टिकोण के जो लोग हैं वो बेसिकली ये कहते हैं कि इस पूरी सत्ता का निर्माण, इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है और ईश्वर के द्वारा ही ये ब्रह्मांड का विकास हुआ। इसमें अलग अलग प्राणी भगवान ने बनाए, जिसमें मनुष्य जो है वो उच्चतम, उनको सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया, क्योंकि मनुष्य में ईश्वर ने विचार करने की, सोचने की शक्ति दी। मतलब कि और दर्शन की शुरुआत भी सोचने से ही आती है, थिंक करने से ही आती है, इंट्रोस्पेक्ट करने से आती है। तो दर्शन की शुरुआत हम कह सकते हैं ज्ञान से हो सकता है, क्योंकि आगे मैं जब बताऊंगी कि एटिमोलॉजिकली फिलॉसफी की किन वर्ड से आया है, तो आप देखेंगे कि ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान के प्रति प्रेम से ही फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो जब हम ज्ञान के बारे में बात करेंगे तो ज्ञान हमें क्या क्या, किन किन बातों पे हमें लेके जाएगा। पहले, सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि ये जीवन और मृत्यु का क्या रहस्य है, ये हम संसार में कैसे आए, ये संसार कैसे बना, किसने बनाया। तो जो रिलीजियस स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, रिलीजियस जो थॉट है, जो धार्मिक दृष्टिकोण है, वो कहता है ईश्वर ने बनाया। बट विकसित देशों में या जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये जो संसार का जो निर्माण हुआ है वो धीरे धीरे विकासवाद के सिद्धांत पर इसका निर्माण हुआ है। मींस जो डार्विन ने इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी दी थी उसके आधार पे ही संसार का निर्माण हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि पहले बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पैदा हुए इस संसार में और फिर धीरे धीरे बड़े ऑर्गेनिज्म आए, और जिसमें सबसे जो हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं वो हैं होमोसेपियंस, जिसको हम लोगों का जो दर्जा है, हम होमोसेपियन के, हमारे पूर्वज जो थे वो होमोसेपियंस थे। तो होमोसेपियंस में या हम इंसानों में चूंकि सोचने का एक थॉट प्रोसेस है, और उस थॉट प्रोसेस से जब हमने सभ्यता की शुरुआत हुई, बहुत पहले जब मानव की उत्पत्ति हुई, और मानव की उत्पत्ति के बाद जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, और सिविलाइजेशन के बाद जब समाज का प्रारंभ हुआ, तो अब इंसान क्या है, इंसान सिविलाइज्ड हो गया था, और इंसान को लगा कि अब हम जो हमारी प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो गूढ़ रहस्य हैं, उसके बारे में हम जाने कि कैसे आकाश से वर्षा होती है, या जो प्रकृति रिलेटेड जो चीज़ें हैं जिनका आंसर इंसान नहीं ढूंढ पा रहा था, उसको डिस्कशन के थ्रू, उसको तार्किक विवेचना के थ्रू उन गूढ़ रहस्यों को जानने का उन्होंने सोचा कि कैसे हम उसको जाने। तो ये सब बातें किसके अंतर्गत आ गई? आपके दर्शन के ही अंतर्गत आ गई, जिसमें हम ज्ञान की बातें करते हैं। अब बात आता है, दर्शन तो बहुत बड़ा है, उसको हम आगे स्लाइड के द्वारा भी आपको मैं समझाऊंगी कि दर्शन की कितनी ब्रांचेस हैं। बट क्यों हम बीएड में दर्शन पढ़ रहे हैं, दर्शन का क्या रोल है? तो बीएड में दर्शन बेसिकली इसलिए, क्या संबंध है दर्शन और शिक्षा का, आपस में क्या संबंध है? क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि दर्शन जो विषय है, फिलॉसफी जो विषय है, वो सारे विषयों की जननी है, और दर्शन के द्वारा ही हमको उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मिलते हैं। तो और शिक्षा क्या करती है? शिक्षा एक व्यवहारिक पक्ष है जो हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच देती है
कि दर्शन के जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। मतलब ये हुआ कि किस प्रकार से, मतलब एक तरह से हम देखेंगे कि दर्शन जो है वो एक पथ प्रदर्शक के रूप में है, दर्शन हमें रास्ता दिखाती है, एक गाइड के रूप में है। और एजुकेशन का क्या कार्य है? एजुकेशन जो है वो एक व्यवहारिक पक्ष है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, जिसके द्वारा हम सैद्धांतिक पक्षों को अपने जीवन में अपनाते हैं। या हम कह सकते हैं कि अगर एजुकेशन ना हो तो कैसे हम किसी के दार्शनिक विचारों को आगे बढ़ाएंगे। मीन्स शिक्षा के थ्रू ही तो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, हम जो जितने भी पुराने थिंकर्स हुए हैं, जितने भी पुराने फिलोसफर्स हुए हैं, उन तक वो सारी बातें हम तक तभी आ पाई क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा का रोल था। शिक्षा ने भाषा का विकास किया, भाषा के माध्यम से वो हमारे तक पहुंचा। तो इस तरीके से हमने देखा कि शिक्षा और दर्शन दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक फिलोसफर हुए हैं बटलर, जिन्होंने एक डेफिनेशन दी कि कैसे शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से संबंधित हैं। उन्होंने बताया, बटलर ने बताया कि फिलॉसफी इज अ गाइड टू एजुकेशनल प्रैक्टिस in an educational field of investigation yield certain data as a basis for philosophical judgment। हिंदी में इसको अगर हम समझेंगे तो हिंदी में बटलर के अनुसार उन्होंने बताया कि दर्शन जो है शिक्षा के प्रयोगों को पथ प्रदर्शक के रूप में लेती है और शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में दार्शनिक निर्णय के लिए निश्चित सामग्री को आधार के रूप में प्रदान करती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस तरह की शिक्षा और दर्शन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर दर्शन है और शिक्षा नहीं है तो दर्शन के कार्य नहीं हो सकते हैं, और दर्शन है और शिक्षा नहीं है तो शिक्षा के कार्य भी नहीं पूरे हो सकते हैं, क्योंकि दर्शन जो है वो एक सैद्धांतिक पक्ष है, एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। वो हमारे आदर्शों, मूल्यों, हमारे जीवन के रहस्यों के बारे में बताता है, लेकिन उसको आगे ले जाने का कार्य जो है वो एजुकेशन करती है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो एक व्यवहारिक पक्ष है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि शिक्षा और दर्शन कैसे एक दूसरे पे आधारित है। हम दर्शन के प्रभाव को देखेंगे, किस तरीके से दर्शन का प्रभाव शिक्षा पे है और शिक्षा का प्रभाव कैसे दर्शन पे है। कई तरीके से दर्शन का प्रभाव शिक्षा पे दिखता है। जैसे कि सबसे पहला प्रभाव हम देखेंगे कि दर्शन उस लक्ष्य को निर्धारित करता है जिस पर शिक्षा को चलना है। फिलॉसफी डिसाइड्स द गोल फॉर एजुकेशन। गोल्स फॉर एजुकेशन मीन्स शिक्षा के क्या उद्देश्य होंगे, शिक्षा का क्या करिकुलम होगा, शिक्षा के मेथड ऑफ टीचिंग, एजुकेशन के मेथड ऑफ टीचिंग क्या होगी, फिर डिसिप्लिन कैसा होगा, ये टीचर कैसा होना चाहिए, ये इस सारी चीज़ों का नीति निर्देशन कौन करेगा? फिलॉसफी करेगी, क्योंकि फिलॉसफी जो है समय और काल के अनुसार बदलती रहती है। अगर हम बात करेंगे वैदिक टाइम पे, तो वैदिक टाइम पे जो फिलॉसफी थी उसके अनुसार, वैदिक टाइम के अनुसार उस समय उसके उद्देश्य शिक्षा के अलग थे, उसका करिकुलम अलग था, डिसिप्लिन अलग था। वैदिक टाइम में हमने देखा है कि कैसा था शिक्षा के उद्देश्य। वो मोक्ष प्राप्ति की बात करते थे, टीचर को भगवान तुल्य समझते थे, अनुशासन जो था वो बिल्कुल इनर डिसिप्लिन था, किस तरह का बाह्य अनुशासन नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे गुरुकुल पद्धति चलती थी। अब आज के समय में, आधुनिक टाइम पे देखेंगे तो आज के समय शिक्षा की जो उद्देश्य है बिल्कुल अलग है। कैसे है? आज का टाइम साइंस का है, तो साइंस क्या कहता है? साइंस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और टेक्नोलॉजी के अनुसार ही अब जो करिकुलम बन रहा है उसके अनुसार ही शिक्षा के उद्देश्यों का निर्णय हम लेते हैं।
तो अब देखेंगे कि आज की फिलॉसफी अलग है। तो फिलॉसफी के अनुसार ही शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण होता है। तो बेसिकली दर्शन जो है वो समय, काल और परिस्थिति के अनुसार भी बदलती रहती है। तो अगर हम कहेंगे कि दर्शन जो है वो लक्ष्य को निर्धारित करता है, तो लक्ष्य का निर्धारण कैसे होगा? एजुकेशन में उसके उद्देश्यों के द्वारा होगा, उसके करिकुलम के द्वारा होगा, टीचिंग मेथड्स के द्वारा होगा, डिसिप्लिन के द्वारा होगा। तो हमने आपको एग्जाम्पल के तहत भी बता दिया कि वैदिक टाइम पे अलग उसके शिक्षा के उद्देश्य होते थे, और आज के समय जो शिक्षा के उद्देश्य जो हैं वो विज्ञान के तहत, टेक्नोलॉजी के तहत बनाए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि एजुकेशन इज अ डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी। अभी पहले भी मैंने बताया डायनेमिक एस्पेक्ट कैसे, कि शिक्षा जो है समय के अनुसार बदलती रहती है, तो फिलॉसफी भी उसकी उसी अनुसार बदलती रहेगी। अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया, वैदिक टाइम में जो एजुकेशन थी वो मोक्ष प्राप्ति की थी, और आज के समय में कैसी है? आपकी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड या साइंटिफिक बेस्ड फिलॉसफी होगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप एजुकेशन में चेंज आता है, उसी तरह शिक्षा में भी, दर्शन में भी परिवर्तन आता रहेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कैसे दोनों एक दूसरे संबंधित हैं। जैसे जितने भी महान दार्शनिक हुए हैं वो सभी के सभी जो हैं वो महान शिक्षार्थी भी हुए हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि ग्रेट फिलोसफर्स आर ग्रेट एजुकेशनलिस्ट। लाइक जो हमारे, अगर हम वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो सोक्रेट्स, प्लेटो, डीवी, ये जितने भी फिलोसफर्स हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेशनलिस्ट भी हैं। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो महात्मा गांधी, विवेकानंद, श्री अरविंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये फिलोसफर्स भी हैं और आपके एजुकेशनलिस्ट हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके, बार बार हम देख रहे हैं कि शिक्षा और एजुकेशन दोनों में ही संबंध दिख रहा है। अब फिलॉसफी आंसर्स ऑल क्वेश्चन, दर्शन जो है वो हमारे अंतिम प्रश्नों को उत्तर देता है, या हम दर्शन जो है हमारे जीवन से रिलेटेड जितनी भी हमारी समस्याएं हैं या शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका उत्तर हमें दर्शन के द्वारा ही मिलता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दर्शन का क्या इम्पैक्ट है एजुकेशन पे। अब हम बात करेंगे कि कैसे एजुकेशन जो है वो आधारित है शिक्षा पे। शिक्षा पे दर्शन का क्या प्रभाव है? शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। एजुकेशन लेज फाउंडेशन फॉर फिलॉसफी। कैसे फाउंडेशन ले करती है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि भाषा का जो विकास हुआ है वो शिक्षा के द्वारा ही भाषा विकसित हुई है, और भाषा ही वो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम दर्शन का हस्तांतरण करते हैं, दर्शन का ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे फिर हम एग्जाम्पल लेंगे वैदिक फिलॉसफी की। जो हमारा वैदिक दर्शन है वो हम तक कैसे पहुंचा? पहले क्या हुआ? पहले शिक्षा के माध्यम से हम बहुत पहले ऋषियों मुनियों ने शिक्षा के माध्यम से मौखिक तरीके से ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाया। फिर एजुकेशन का ही रोल रहा जिसमें बुक्स का या किताबों का निर्माण हुआ, या जितने भी लिख जो भी हमारी हस्तलिपि थी उसका विकास हुआ, और उसके थ्रू जो हमारे वेदों का साहित्य, हमारे उपनिषद, हमारे आरण्यक, इन सारे जो हमारे इंडियन फिलॉसफी है वो आज हमारे तक इसीलिए पहुंच पाई क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी भाषा विकसित हुई थी उसका रोल कहीं ना कहीं शिक्षा का था, चाहे वो संस्कृत भाषा हो या हिंदी भाषा, हिंदी लिपि हो, वो सारी भाषाओं के तहत
जो भी दर्शन आया है वो शिक्षा के माध्यम से आया है। अगर हम वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो जो भी ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, वो जो भी लैंग्वेज डेवलप हुई और वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में जो भी दर्शन था वो हम तक एजुकेशन की सहायता से ही पहुंचा, क्योंकि एजुकेशन ही वो फाउंडेशन है जिसके द्वारा भाषा का विकास हुआ। अब हम कहेंगे कि एजुकेशन सपोर्ट्स फिलॉसफी। किस प्रकार एजुकेशन सपोर्ट करती है? जैसे हमारे जो भी हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उस संस्कृति सभ्यता के की जो भी फिलॉसफी होगी उस सभ्यता की, अमुक सभ्यता की, उसका ट्रांसमिशन और कंजर्वेशन किसके द्वारा होता है? एजुकेशन के द्वारा। एजुकेशन ही वो प्रैक्टिकल अप्रोच है जो हमारे दर्शन को संभाल के रखती है, कंजर्व करके रखती है। साथ ही साथ उसको ट्रांसमिट करने का भी जो माध्यम है वो एजुकेशन है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एजुकेशन सपोर्ट्स फिलॉसफी। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन प्रोवाइड कॉन्क्रीट फॉर्म ऑन फिलोसॉफिकल व्यूज। जितने भी गूढ़ रहस्यों की बात हम दर्शन के अंतर्गत करते हैं, जो गूढ़ रहस्यों की बात, आत्मा, परमात्मा, जो चीज़ें बहुत टफ दिखाई देती हैं, वो हमें इजी वे में जो है वो शिक्षा हम तक पहुंचाती है। शिक्षा के द्वारा जो अमूर्त चीज़ें हैं उनका मूर्त कॉन्क्रीट फॉर्म जो है, वो कॉन्क्रीट फिलोसॉफिकल फॉर्म जो है, वो कहीं ना कहीं शिक्षा के द्वारा ही हम तक पहुंचता है। अब एजुकेशन मेक्स फिलॉसफी फेमिलियर विद न्यू प्रॉब्लम। शिक्षा दर्शन की जितनी भी समस्याएं हैं उनको परिचित कराने में, उनको उन समस्याओं का निराकरण करने में दर्शन हमें सहायता तो ज़रूर देती है, बट शिक्षा दर्शन की जो नई समस्याएं हैं वो एजुकेशन के द्वारा ही हम उनसे परिचित होते हैं। फिर एजुकेशन मेक्स द वे टू फिलॉसफी। एजुकेशन जो है वो हमें कहीं ना कहीं शिक्षा दर्शन को गतिशील बनाती है। एजुकेशन मेक्स वे टू फिलॉसफी। शिक्षा दर्शन को गतिशील बनाने में कहीं ना कहीं एजुकेशन का हाथ है। तो इस तरीके से हमने समझा कि दर्शन क्या है, दर्शन में दर्शन का क्या रोल है, क्या महत्व है, कैसे दर्शन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये दर्शन और शिक्षा कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो ये दोनों रिलेशंस भी अब हमने समझे। अब हम स्लाइड के माध्यम से दर्शन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और साथ ही साथ दर्शन की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, किस प्रकार से दर्शन और एजुकेशन एक दूसरे से संबंधित है, इन सारी बातों पे चर्चा अब हम स्लाइड मोड के माध्यम से करेंगे। स्टूडेंट्स, हम फिलॉसफी शब्द की मीनिंग के बारे में देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम मेजर स्कूल ऑफ फिलॉसफी अगर यूनिट 2 में अगर हमको पढ़ना है तो सबसे पहले फिलॉसफी क्या है इसको हमें समझना पड़ेगा, ये कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि फिलॉसफी क्या है। तो मीनिंग ऑफ फिलॉसफी में हम देखेंगे कि फिलॉसफी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के फिलॉस और सोफिया शब्द से निकला है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि फिलॉस का अर्थ होता है लव ऑफ और सोफिया का मतलब होता है विजडम। तो अगर हम इन दोनों शब्दों को कंबाइन कर देंगे तो हमें इसका एटोमोलॉजिकल मीनिंग मिलेगा लव ऑफ नॉलेज और विजडम। अगर हम इसको हिंदी में समझेंगे तो फिलॉस का मतलब होता है प्रेम या अनुराग और सोफिया का अर्थ होता है विजडम, जिसको हम हिंदी में ज्ञान कह सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों शब्दों को अब कंबाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। तो इस तरीके से हमने देखा कि फिलॉसफी को अगर हम इंग्लिश में समझेंगे तो लव फॉर नॉलेज और विजडम हो गया, और हिंदी में अगर फिलॉसफी को समझेंगे तो
ज्ञान के प्रति अनुराग हुआ। अगर और हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि फिलॉसफी का मतलब होता है फंडामेंटल बिलीव्स एंड कन्विक्शन। क्या हमारे बेसिक हमारा विश्वास है और हम क्या कैसे सोचते हैं, ये भी फिलॉसफी का मतलब होता है। और ये जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि फिलॉस और सोफिया शब्द कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये दोनों जो शब्द हैं वो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। अब बात करते हैं कि फिलॉसफी तो एक शब्द जो है वो एक वेस्टर्न आउटलुक का शब्द है, या हम कह सकते हैं ये एक पश्चिमी दृष्टिकोण से निकला हुआ शब्द है। लेकिन अगर हम भारतीय दृष्टिकोण में देखेंगे तो हिंदी में फिलॉसफी का अर्थ होता है दर्शन। तो दर्शन जो है ये एक भारतीय दृष्टिकोण से निकला हुआ शब्द है, और दर्शन की जब हम व्याख्या करते हैं तो हम इसके शाब्दिक रूप में अगर जाएंगे तो दर्शन जो है वो दृश्य धातु से निकला हुआ है। और दृश्य धातु की मीनिंग क्या होती है कि जिससे देखा जाए या देखना। तो अब ये तो एक संकुचित अर्थ हो गया, देखते तो हम किससे हैं, हम आंखों से देखते हैं, और आंख क्या है, ये एक इंद्रिय है। तो ये एक संकुच मतलब यहाँ पे देखने का मतलब हो गया कि जो हम भौतिक जगत को देख रहे हैं, भौतिक जगत में हमें क्या दिखता है, हमें पेड़ पौधे, तालाब, नदियां, पहाड़, ये सारी चीजें दिखती हैं, मकान हो गए, हमें कोई बिल्डिंग पसंद है वो हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं। तो ये हम दर्शन को अगर हम दृश्य धातु के द्वारा अगर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो दृश्य का मतलब है जिसके द्वारा देखा जाए, बट ये एक संकुचित अर्थ हो गया। लेकिन अगर हम उसके व्यापक अर्थ में जाएंगे, दर्शन के उसके व्यापक अर्थ मतलब व्यापक शाब्दिक अर्थ में जाएंगे तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिसके द्वारा देखा जाए मीन्स हम कैसे अनुभूति कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और अनुभूति के द्वारा हमें कैसा महसूस हो रहा है, हम सत्य को कैसे जान रहे हैं, हम अल्टीमेट रियलिटी को कैसे अनुभव करके हम समझ पाएंगे। तो गूढ़ रहस्यों की जब हम बात करते हैं तो वो दर्शन को समझाती है या दर्शन की शाब्दिक व्याख्या करती है। अब एक और स्लाइड जो आपके सामने दिख रही है, इसमें भी हम फिलॉसफी के मीनिंग के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। फिलॉसफी की मीनिंग तो हम कई तरीके से हम आपको बता सकते हैं, लेकिन अभी हमें शॉर्ट में आपको समझाना है, जिसके तहत हम देखेंगे कि फिलॉसफी को हम लव ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, जो कि उसकी एटिमोलॉजिकल मीनिंग है। इसके बाद फिलॉसफी को हम एक्टिविटी के द्वारा भी बता सकते हैं, ये एक एक्टिविटी है। इसके साथ साथ फिलॉसफी अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ यूनिवर्स, मतलब फिलॉसफी में हम किन बातों के बारे में बात करते हैं, किन गूढ़ रहस्यों के बारे में हम जानते हैं। तो इसमें कुछ चीजें आती हैं जैसे यूनिवर्स आ गया, इसके अलावा हम आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं, हम सृष्टि की बातें करते हैं, सृष्टा की बातें करते हैं, साथ ही साथ ये जीवन जीने के नजरिए के बारे में भी बताता है। तो ये एक तरह से हमारा गाइड भी होता है कि हम कैसे जीवन को जिए। साथ ही साथ फिलॉसफी को हम फिलॉसफी भी समझ सकते हैं, और हम साइंस की दृष्टि से मतलब साइंस का भी इसमें विज्ञान के तहत भी, क्योंकि फिलॉसफी को हम ज्ञान का विज्ञान कहते हैं, तो हम कह सकते हैं फिलॉसफी एक साइंस के रूप में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ थिंग, जैसा कि दर्शन को जब हमने आपको समझाया था तब भी हमने बताया था कि दर्शन की जब हम बात करते हैं, उसकी शाब्दिक विवेचना करते हैं भारतीय दृष्टिकोण में, तो उसमें भी हम यूनिवर्स की बात करते हैं, उसमें भी हम ब्रह्मांड की बात करते हैं। तो इस डेफिनेशन में भी आप देखेंगे कि क्या बताया जा रहा है कि फिलॉसफी इज अ सर्च फॉर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ नेचर, इस प्रकृति की कॉम्प्रिहेंसिव दृष्टिकोण की बात कर रहा है, एन अटेम्प्ट एट यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ थिंग्स, मतलब प्रकृति में जितनी चीजें हैं उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हम एक यूनिवर्सल तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, जिसके तहत हर व्यक्ति उसकी एक्सप्लेनेशन उसी प्रकार कर सके। तो इस तरीके से हमने फिलॉसफी की
2-3 डेफिनेशन इस स्लाइड के द्वारा देखी, साथ ही साथ हमने अप्रोचेस देखे, हिंदी में भी हमने समझा कि फिलॉसफी शब्द कैसे निकला है, कहाँ। फिलॉसफी में जब हम बात करते हैं सबसे आखिरी पॉइंट की, वो है फिलॉसफी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। जीवन जीने का आपका नज़रिया क्या है, ये भी फिलॉसफी, इसको भी हम फिलॉसफी का कह सकते हैं। या फिलॉसफी भी आपके जीवन जीने का नज़रिया हो सकता है, आपका भी एक फिलॉसफिकल तरीका हो सकता है कि आप किस तरीके से जीवन को जीते हैं। आपको भौतिक तरीके से सुख मिलता है या आध्यात्मिक तरीके से आपको जीवन जीने में अच्छा लगता है। हर व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका अलग हो सकता है। अब बात आती है फिलॉसफी अगर शब्द है तो फिलॉसफी से ही एक शब्द निकला है फिलॉसफर। और फिलॉसफर शब्द को सुन के बहुत आप लोगों को डर लग रहा होगा या हम अजीब सा लगता है कि बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो हर व्यक्ति इस दुनिया में फिलॉसफर है, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट है फिलॉसफी इज द वे ऑफ लाइफ, इसको अब हम अगर कोरिलेट करेंगे तो अगर हर व्यक्ति फिलॉसफर है तो हर व्यक्ति के जीवन जीने की फिलॉसफी अलग अलग होगी। तो इस तरीके से देखेंगे कि फिलॉसफर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो फिलॉसफी को जब हम उसके शाब्दिक अर्थ में जाते हैं तो शाब्दिक अर्थ क्या कहता है, ज्ञान के प्रति अनुराग, ज्ञान के प्रति प्रेम। तो ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों की ही फिलॉसफी होती है, हर व्यक्ति की अपनी फिलॉसफी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अगर वो नहीं भी पढ़ा है तब भी उस कैसे अपने जीवन को जी रहा है उसकी भी एक अपनी फिलॉसफी होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फिलॉसफी जो है वो एक जिज्ञासा या कौतूहल या ज्ञान के प्रति प्रेम के से आता है। अब हम बात करते हैं कि फिलॉसफी की कितनी ब्रांचेस हैं। फिलॉसफी की कितनी ब्रांचेस हैं, तो बेसिकली फिलॉसफी की जो है वो 3 ब्रांचेस हैं, और 3 ब्रांचेस के तहत हम देखेंगे कि जो उसकी पहली ब्रांच है वो है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स जो है वो इंग्लिश में इसको हम मेटाफिजिक्स कहते हैं, और मेटाफिजिक्स जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और 2 शब्दों में हम देखेंगे, एक शब्द है मेटा और दूसरा शब्द है फिजिक्स। मेटा का मतलब होता है परे और फिजिक्स का मतलब होता है प्रकृति। तो प्रकृति से परे जो जिन बातों पे हम बात करेंगे वो हो जाएगी मेटाफिजिक्स। और मेटाफिजिक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड में वो क्या दिख रहा है कि मेटाफिजिक्स और द डिस्कशन अबाउट द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एंड कॉस्मोस। मतलब मेटाफिजिक्स के तहत हम नेचर की बात करते हैं, अल्टीमेट रियलिटी मतलब सत्ता क्या है, और कॉस्मोस मतलब हम इस यूनिवर्स की बात करते हैं। अगर हम मेटाफिजिक्स को हिंदी में समझेंगे तो मेटाफिजिक्स को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, तत्व ज्ञान या तत्व मीमांसा, या हम कह सकते हैं तत्व विज्ञान। तो मेटाफिजिक्स को हमने हिंदी में कैसे समझा कि मेटाफिजिक्स हिंदी में हम कह सकते हैं तत्व मीमांसा को या तत्व ज्ञान को या तत्व विज्ञान को। अब तत्व विज्ञान को जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अंग्रेजी में हम इसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, और मेटाफिजिक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेटा प्लस फिजिक्स। मेटा का मतलब होता है परे और फिजिक्स का मतलब होता है प्रकृति। मतलब प्रकृति के परे जो बात की जाएगी वो मेटाफिजिक्स के अंतर्गत कहलाती है। साथ ही साथ प्रकृति के परे क्या क्या चीजें आ जाएंगी, प्रकृति के परे 4 मुख्य बातें होती हैं, जिसको अगर हम देखेंगे कि मेटाफिजिक्स को हम मेटाफिजिक्स की भी अपनी ब्रांचेस हैं। वो कौन कौन सी 4 ब्रांचेस हैं? पहली ब्रांच जो है वो थियोलॉजी है, थियोलॉजी। उसके बाद दूसरी ब्रांच आ जाती है मेटाफिजिक्स ऑफ सोल, फिर तीसरी ब्रांच आती है कॉस्मोलॉजी, और चौथी ब्रांच है आपकी ऑन्टोलॉजी की। तो जब हम सबसे पहली ब्रांच मेटाफिजिक्स की देखते हैं जिसको हम थियोलॉजी कहते हैं, तो थियोलॉजी शब्द कहाँ से निकला हुआ है?
थियोलॉजी शब्द जो है वो ईश्वर संबंधित ज्ञान, ईश्वर संबंधित तत्व ज्ञान के जब हम बात करते हैं तो वो थियोलॉजी होती है। और थियोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, थियो और लॉगस। थियो का यहाँ अर्थ होता है ईश्वर और लॉगस का अर्थ होता है विज्ञान या साइंस। तो और हम लॉगस को हम स्टडी भी कहते हैं, तो स्टडी या हिंदी में हम इसको अध्ययन कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम थियोलॉजी की एटोमोलॉजिकल मीनिंग निकाल सकते हैं, स्टडी ऑफ गॉड या साइंस ऑफ गॉड। तो इस तरीके से हमने देखा कि मेटाफिजिक्स की जो फर्स्ट ब्रांच है थियोलॉजी, थियोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, थियो प्लस लॉजी। थियो का मतलब होता है ईश्वर या गॉड और लॉजी का मतलब होता है विज्ञान, साइंस या स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ गॉड। अब हम इस स्टडी के अंतर्गत या इस साइंस ऑफ गॉड के अंतर्गत क्या गॉड से रिलेटेड हम बात करते हैं, मतलब हम ईश्वर के बारे में कौन कौन सी बातें करते हैं। तो बेसिकली हम बात करते हैं ईश्वर से संबंधित हमारी क्या बातें हो सकती हैं, हम किस प्रकार का चिंतन कर सकते हैं ईश्वर से संबंधित इस ब्रांच में। जैसे ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, यदि है तो उसका क्या प्रमाण है, अगर ईश्वर एक्चुअल में है तो उनका स्वरूप कैसा दिखता है, अगर स्वरूप है तो भी बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और ईश्वर जगत में क्या, ईश्वर का जगत से क्या और कैसा संबंध है। इन सब बातों के बारे में हम मेटाफिजिक्स के पहले ब्रांच थियोलॉजी के अंतर्गत बातें करते हैं। अब दूसरी ब्रांच आती है मेटाफिजिक्स की, दूसरी ब्रांच हमने क्या बताई थी, मेटाफिजिक्स ऑफ सोल, जिसको हम हिंदी में कहेंगे आत्मा संबंधित ज्ञान। तो आत्मा संबंधित ज्ञान के तहत हम बेसिकली हम सोल से रिलेटेड बात करते हैं, आत्मा के अस्तित्व की बात करते हैं, उसके स्वरूप की बात करते हैं, और स्वरूप के साथ साथ आत्मा का शरीर से क्या संबंध है उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो इस तरीके से हमने मेटाफिजिक्स के दो ब्रांचेस के बारे में समझा। पहला था मेटाफिजिक्स की फर्स्ट ब्रांच थियोलॉजी, दूसरा ब्रांच था मेटाफिजिक्स ऑफ सोल। अब तीसरी ब्रांच आती है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी जैसा कि अर्थ से ही आपको समझ में आता है, कॉस्मोस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, और ये हिंदी में हम इसको कहेंगे सृष्टि शास्त्र या विश्व शास्त्र। तो अब हम कॉस्मोलॉजी के तहत मेटाफिजिक्स के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, सृष्टि शास्त्र या विश्व शास्त्र या यूनिवर्स से संबंधित हम जो चिंतन करते हैं उसके बारे में हम जो बात करते हैं वो कॉस्मोलॉजी के तहत आ जाएगी। और कॉस्मोलॉजी किसके में क्या हम बात करेंगे कि इस यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का स्वरूप कैसा है, और उसका इस ब्रह्मांड का विकास किस प्रकार हुआ। इस तरह के विषयों का जब हम चिंतन करते हैं, इस तरह के विषयों के संबंधित जब हम बात करते हैं, तो ये मेटाफिजिक्स की थर्ड ब्रांच कॉस्मोलॉजी को डील करती है। अब जो चौथी ब्रांच है मेटाफिजिक्स की वो है आपकी ऑन्टोलॉजी, या हम इसको हिंदी में कह सकते हैं सत्ता शास्त्र। अब सत्ता शास्त्र के अंतर्गत हम बात करेंगे, ऑन्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जर्मनी के एक दार्शनिक हुए हैं सी वुल्फ ने किया था, और सत्ता शास्त्र में हम सत्ता का तात्पर्य और परम सत्ता की बात करते हैं, जिसके तहत हम देखेंगे कि सत्ता क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, और उसका एग्जिस्टेंस क्या है, उससे संबंधित हम जो चिंतन करते हैं वो ऑन्टोलॉजी के तहत करते हैं। जैसे कि परम सत्ता क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, परम सत्ता का स्वरूप कैसा है। तो इस तरीके से कुछ विज्ञान जो है मेटाफिजिक्स को भी ऑन्टोलॉजी शब्द
देते हैं। कई बारी हम मेटाफिजिक्स की जगह हम शब्द यूज करते हैं ऑन्टोलॉजी। तो ऑन्टोलॉजी जो कि जर्मन दार्शनिक वुल्फ जी ने दी थी, जिसके तहत हम परम सत्ता की बात करते हैं। अब बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी और थ्योरी ऑफ नॉलेज की। ये अभी तक हमने देखा था फिलॉसफी की पहली ब्रांच। फिलॉसफी की पहली ब्रांच थी हमारी मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स के अंदर 4 ब्रांचेस थी, उसको हमने डिस्कस किया। अब हम फिलॉसफी की जो दूसरी ब्रांच है, जिसको हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। एपिस्टेमोलॉजी जो कि शब्द है, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एपिस्टेमे और लॉजी। मीन्स एपिस्टेमे का मतलब होता है नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो इस तरीके से अगर हम हिंदी में अगर एपिस्टेमोलॉजी को समझेंगे, तो हिंदी में एपिस्टेमोलॉजी को हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं। और ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान, उसके स्वरूप, उसके प्रकार तथा ज्ञान का क्या लक्ष्य है, उसकी उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है और उसका विकास कैसे होता है, जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो कितना सही है, उसकी प्रामाणिकता, उसकी सत्यता तथा उसकी सीमा के बारे में हम बात करेंगे। मतलब एपिस्टेमोलॉजी is that branch which deals with knowledge, that how the knowledge has come into existence, what are the different forms of knowledge, and how the knowledge can be developed, how it can be produced, and after all जो भी knowledge है वो कितना सत्य है, what is the truth of that knowledge। तो इस तरीके से हम उसकी लिमिटेशंस भी देखेंगे। तो इस तरीके से ये जो विषय है वो नॉलेज से संबंधित है, और नॉलेज से संबंधित जितने विषय हैं उसके बारे में चिंतन किया जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ज्ञान मीमांसा को हम प्रमाण मीमांसा भी कह सकते हैं। प्रमाण मीमांसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो कितना सत्य है, उसकी प्रामाणिकता कितनी है। तो हम इस तरीके से हम देखेंगे कि जो सही नॉलेज है, जो सच्चा ज्ञान है, जो सही ज्ञान है, उसको हम हिंदी में कहते हैं प्रमा, और जिसके द्वारा हमें सही ज्ञान मिल रहा है या ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसको हम प्रमाण कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम ज्ञान के बारे में बात करते हैं। मतलब फिलॉसफी की जो दूसरी ब्रांच एपिस्टेमोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी के तहत हम थ्योरी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। हिंदी में अगर हम उसको समझेंगे तो हम उसे ज्ञान मीमांसा कहेंगे, और ज्ञान मीमांसा के तहत हम बेसिकली नॉलेज या ज्ञान की बात करते हैं कि ज्ञान कहाँ से आया, उसका स्वरूप क्या है, इसको कैसे विकसित किया गया, साथ ही साथ उसकी जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है वो किसके द्वारा मिल रहा है, उसकी कितनी प्रामाणिकता है, जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं वो किन विषयों के अंतर्गत आते हैं। इन बातों का जो हम चिंतन करते हैं वो हम ज्ञान मीमांसा के तहत करते हैं। साथ ही साथ ज्ञान मीमांसा को हम प्रमाण मीमांसा भी कहते हैं। तो अब ज्ञान, अगर हमको सही ज्ञान मिल रहा है तो हम उसको कहेंगे प्रमा, और जिसके द्वारा हमें सही ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे हम कहेंगे प्रमाण। तो सही ज्ञान जिसके द्वारा उत्पन्न होगा उसको हम प्रमाण कहेंगे। तो इस तरीके से हमने फिलॉसफी की 2 ब्रांचेस के बारे में समझा, पहला मेटाफिजिक्स, दूसरा एपिस्टेमोलॉजी। अब तीसरा जो ब्रांच है जिसको हम कहते हैं एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या है कहता है? एक्सियोलॉजी जो है वो डील करता है हमारे मूल्य शिक्षा को। हिंदी में हम कहते हैं मूल्य शिक्षा। तो मूल्य शिक्षा के अंतर्गत क्या बातें आती हैं? वैल्यूज की बातें आती हैं, एथिक्स की बातें आती हैं। उसके साथ साथ एक्सियोलॉजी वो एक तरीका है जिसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं। तो इस तरीके से एक्सियोलॉजी
फिलॉसफी की वह ब्रांच है जो जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यूज देती है एंड इट हैज फॉलोइंग सब डिविजन्स लाइक एथिक्स और थ्योरी ऑफ मॉरलिटी, जो बात करती है क्या हमारे एथिक्स होने चाहिए, हमारा नीति शास्त्र, हमारे एथिक्स क्या होंगे, हमारे नीति शास्त्र। तो एक्सियोलॉजी को हम कह सकते हैं हिंदी में मूल्य मीमांसा, और एक्सियोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा के एक्सियो और लॉजी से बना हुआ है। एक्सियो का अर्थ होता है मूल्य और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान। तो इस प्रकार एक्सियोलॉजी का अर्थ हुआ मूल्य का विज्ञान। हम बात कर रहे थे एक्सियोलॉजी में, तो एक्सियोलॉजी के तहत मूल्य का विज्ञान, साइंस ऑफ वैल्यू, तो इसके अंतर्गत हम मूल्य का क्या स्वरूप होना चाहिए, उनका क्या ज्ञान होना चाहिए, विश्व के साथ मूल्यों का क्या संबंध है, इन सब बातों के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो वो मूल्य मीमांसा के अंतर्गत आ जाता है। और मूल्य मीमांसा को जब हम देखेंगे तो एक चीज और हम पाएंगे कि मूल्य मीमांसा भी उसके भी कई पार्ट हैं जिसमें एथिक्स आ जाता है और एस्थेटिक्स आ जाता है। एथिक्स क्या है मूल्य मीमांसा के तहत? एथिक्स के अंतर्गत हम थ्योरी ऑफ मोरालिटी की बात करते हैं। एस्थेटिक्स के अंतर्गत हम इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ ब्यूटी, हम सौंदर्य की बात करते हैं। तो इस तरीके से जो 3 ब्रांचेस फिलॉसफी की हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और तीसरी ब्रांच हमारी हो गई एक्सियोलॉजी, ये तीनों हम लोगों ने समझी और इसको हमने एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिलॉसफी शब्द समझ में आ गया होगा, फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये समझ में आ गया होगा, और फिलॉसफी की कितनी ब्रांचेस हैं ये आपको समझ में आ गया।